नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 112। ससुर राघव मल्होत्रा से अकेले में बात करते हैं। जब बुजुर्ग दंपत्ति बच्चों के साथ वापस आए तो राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा पहले ही नीचे जा चुके थे और सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। वैसे उन्होंने अनन्या आरव के वापस आने का इंतजार किया और फिर साथ में घर चले गए। दरअसल राघव मल्होत्रा ने पूछा था कि क्या वह आज रात वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे लगा कि यहाँ रहना ठीक है, खासकर तब जब उसने देखा कि उसकी पत्नी को यहाँ से चले जाने का पछतावा हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी खुश रहेगी, इसलिए वह यहाँ रहने को तैयार था। लेकिन इशिता मल्होत्रा को शायद इसकी आदत हो गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। वह कई सालों से घर पर नहीं रही थीं, इसलिए दोनों नीचे ही बच्चों के घर आने का इंतजार करने लगे। उन्हें वापस आते देख राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा तुरंत खड़े हो गए। यह मुद्रा देखकर शालिनी शर्मा को पता चल गया कि उनकी बेटी फिर से अलविदा कहने वाली है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अनन्या आरव को एक आंख मार दी। दोनों नन्हे शिशुओं ने तुरंत समझ लिया और जल्दी से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अनन्या अपनी दादी को घसीट रही थी और आरव भी अपने दादा को घसीट रहा था। दोनों के चेहरे पर दयनीय अनिच्छा की झलक थी। दादाजी और दादी, आज हम घर नहीं जाना चाहते। अब जब आप घर पर सो रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? अजय शर्मा 2 बार खान से खांस। अनन्या आरव, बेशक तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे माता पिता पर निर्भर करता है। उन्हें नहीं पता कि वे कैसे रहते हैं। शालिनी शर्मा ने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, अरे हम अनन्या आरव इतने अच्छे व्यवहार वाले क्यों हैं? दादा दादी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं तो तुम आज रात दादा दादी के घर सोने के लिए रुकोगे और दादा दादी तुम्हें कल किंडरगार्टन भेज देंगे, ठीक है? ये सुनकर अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। दादी, अनन्या दादी के साथ रहना चाहती है, लेकिन अनन्या बाबा मामा के साथ भी रहना चाहती है। जब उस छोटे लड़के ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपना मुंह बंद किया और अपने पीछे खड़े राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की ओर देखा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा इस गंभीर प्रदर्शन को नहीं देख पाते अगर यह बहुत कठिन न होता। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा और फुसफुसाए, बीवी, लगता है हम आज रात नहीं जा पाएंगे। अनन्या शियाओ रोते हुए दौड़कर आया था। इशिता मल्होत्रा की जांघ पकड़कर अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया। माँ, आप और बाबा भी हमारे साथ रहो, ठीक है? मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। आरव वास्तव में अपनी बहन की स्वाभाविक हरकतें नहीं कर सकता था, इसलिए वह शुरू में एक साथ भागने के लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने मामा को गले लगाया, उसने बाबा को गले लगाया, लेकिन जब समय आया तो छोटा लड़का ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसे एक झटके में आना पड़ा। इसलिए जुओ ने शिकायत में अपनी आंखें 2 बार झपकाईं और कहा, बाबा मामा, आप सब भी यहीं रहो। दादाजी और दादी के घर में कई कमरे हैं, हम इसमें रह सकते हैं। अजय शर्मा वहां दोनों बच्चों को परेशान देख रहा था। शालिनी शर्मा भी राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को शर्मिंदगी भरे भाव से देख रही थी और पूछा, शियाओसू, बिंगक्सू, देखो अनन्या और आरव एक रात रुकना चाहते हैं, नहीं तो तुम सब आज वापस मत जाओ। घर में बहुत सारे कमरे हैं, मैंने लोगों से उन्हें साफ करवाया है। बर्फ वाला कमरा हर दिन साफ किया जाता है। उसके पिता और मैंने कभी गंदगी नहीं की। तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें भी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। इशिता मल्होत्रा को हमेशा हंसने की इच्छा होती थी जब वह माता पिता और बच्चों का अतिरंजित अभिनय देखती थी, लेकिन इस समय जब उसने अपनी माँ की सावधानीपूर्वक रखी गई बातें सुनी तो उसे अचानक असहज महसूस हुआ। अपनी पत्नी के मूड में आए बदलाव को देखकर राघव मल्होत्रा जल्दी से बोला, ठीक है अंकल आंटी, तो फिर आज रात हम आपको परेशान करेंगे। शालिनी शर्मा बहुत खुश दिखी, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, परेशान मत करो बच्चे, हमने सब कुछ कहा ना, ये तुम्हारा घर है, अपने घर में सो, क्यों परेशान होते हो? वैसे युक्सिन के माता पिता ने कहा है कि वे कल सुबह आएंगे और दोपहर को वे यहाँ खाना खाएंगे। जियासु, युक्सिन बिंगक्सू की अच्छी दोस्त है। उसके माता पिता मेरे और तुम्हारे चाचा के पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम कल यहाँ रहोगे। दोपहर का खाना खा लो, मैं तुम्हें सुबह की छुट्टी के लिए आमंत्रित करूंगा और फिर घर में चहल पहल रहेगी, ठीक है? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कोई बात नहीं आंटी। मेरी सास शायद इतनी खुश थीं कि वह भूल गईं कि वह अभी भी अभिनय कर रही हैं और उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें विदा लेने में मदद करो। इशिता मल्होत्रा इस समय थोड़ा शांत हुई, अपने माता पिता के पास गई और बोली, पापा मम्मी, चलो यहीं रहते हैं। मैं बस अपना कमरा देखने ऊपर गई थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। निकटतम व्यक्ति कुछ ही शब्दों में जान सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहने जा रहा है। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा अपनी बेटी को देखकर कुछ देर के लिए भावुक हो गए।
लेकिन आज खुशी का दिन है। शालिनी शर्मा नहीं चाहती थी कि परिवार रोए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रहना अच्छा है। वास्तव में तुम्हारे पिताजी और मैं बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम यहाँ रह सको। तुम आखिरकार वापस आ गई। हम दो बूढ़े लोग भी चाहते हैं कि तुम हमारे साथ और ज्यादा रहो। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ठीक है माता पिता, चिंता मत करो, हम भविष्य में अक्सर वापस आएंगे। मेरे पति ने अभी कहा कि हम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। हम छुट्टियों के बाद वापस आएंगे, मैं आपके साथ और भी ज्यादा रहूंगी। उसने यह नहीं कहा कि वह हर सप्ताह वापस आएगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो उसके माता पिता उसका इंतजार करेंगे और वह खोई हुई महसूस करेगी। ये सुनकर शालिनी शर्मा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया, अपनी लाल आंखें छिपाईं और कहा, ठीक है, तुम कभी भी वापस आ जाओ, हम सब खुश हैं, तुम और जियाओ साथ में होंगे। वापस आ जाओ, माता पिता ने घर पर तुम्हारे लिए एक कमरा आरक्षित कर दिया है। अजय शर्मा ने संतोष के साथ राघव मल्होत्रा की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। ये पुरुषों के बीच संचार है। बूढ़ा आदमी राघव मल्होत्रा की मध्यस्थता को समझता है और वह आभारी है। और राघव मल्होत्रा ने भी इस भावना को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। क्योंकि वे रुकना चाहते थे, शालिनी शर्मा ने जल्दी से नौकरों को घर पर व्यस्त कर दिया। हालांकि इशिता मल्होत्रा का कमरा साफ सुथरा था, फिर भी उन्होंने लियू की मां को उसे ध्यान से साफ करने का निर्देश दिया। बड़ा लाल, बच्चों के कमरे भी साफ कर दिए गए थे। दरअसल घर में 2 बच्चों के कमरे बनवाए गए हैं। वे पूरी तरह से सुसज्जित हैं और उनमें ढेर सारे खिलौने और गुड़िया हैं। लेकिन उनके बन जाने के बाद अनन्या और आरव कभी भी इशिता मल्होत्रा के साथ रात भर नहीं रुके। दोनों बच्चे नहाने जा चुके हैं। इशिता मल्होत्रा और शालिनी शर्मा साथ बैठी हैं और माँ बेटी थोड़ी उत्साहित हैं। ये देख अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा को हल्के से थपथपाया, शियाओ सू, चलो स्टडी में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राघव मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी भी उसकी सास से अकेले में बात करना चाहती होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे बचने का कोई बहाना कैसे खोजा जाए, और उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। दोनों एक के बाद एक ऊपर अध्ययन कक्ष की ओर चले गए। सड़क पर अजय शर्मा अपने हाथ पीछे बांधे हुए थे और उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि राघव मल्होत्रा से इस बारे में बात करना उसके लिए सही था या नहीं, लेकिन एक पिता के तौर पर वह बस यही चाहता था कि उसकी बेटी खुश रहे। वह राघव मल्होत्रा से बहुत संतुष्ट था और उम्मीद करता था कि उनका परिवार एक साथ खुशी खुशी रह सकेगा। इसलिए कुछ मुद्दों को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और उसे अकेले ही दुष्ट व्यक्ति बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है। अध्याय 113 ससुर और सास हैरान हैं। राघव मल्होत्रा बच्चे का जैविक पिता है। दोनों अध्ययन कक्ष में गए और राघव मल्होत्रा ने पाया कि बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में चाय बना रहा था, और यह चाय का सेट और दाहुन पाव चाय मैंने स्वयं खरीदी थी। राघव मल्होत्रा खुश थे। पिताजी, इसका मतलब है खुद को पहचानना। जब मुझे उपहार मिला तब भी मैं क्रोधित था, लेकिन अब मैंने इसका उपयोग कर लिया है। अजय शर्मा ने चाय बनाने के लिए पानी उबाला और जब उसने पहला कप बनाया तो वह उसे उसके सामने रखने वाला था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने फिर भी उसे राघव मल्होत्रा के सामने रख दिया और केवल दूसरा कप ही अपने हाथ में लिया। उसका रवैया दामाद को समझना चाहिए, है ना? अजय शर्मा ने सिर उठाकर राघव मल्होत्रा की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि वह सिर झुकाए, मुंह पर मुस्कान लिए चाय पी रहे हैं तो उन्हें राहत महसूस हुई। जियाओ सू, मैंने तुम्हें अकेले बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। अजय शर्मा ने चाय समारोह पी। राघव मल्होत्रा ने जल्दी से चाय का प्याला नीचे रखा और सीधे बैठ गए। अंकल, बोलिए। मैं जानता हूं कि तुम जवान हो, मेरी बिंगक्सू से 3 साल छोटे हो। वास्तव में मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि बिंगक्सू को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उससे बड़ा हो और परिपक्व होने पर लोगों का ख्याल रखे, लेकिन जब मैंने आज तुम्हें देखा तो मैंने यह विचार छोड़ दिया। आपको ये देखना चाहिए, बिंगक्सू और मैं आपसे बहुत संतुष्ट हैं। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया अंकल। अंकल और आंटी आज मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि शुरुआत में अंकल और आंटी ने बिंगक्सू की वजह से मुझे स्वीकार किया होगा, लेकिन मैं बिंगक्सू और अनन्याले के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। खुश अंकल, मैं इन शब्दों के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, आप और आंटी इसे हर दिन देख सकते हैं। राघव मल्होत्रा को लगा कि उसके ससुर ने उससे बात करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह उससे कोई वादा करवाना चाहते थे। आखिरकार वह आज की स्थिति देख सकता था। ससुर और सास वास्तव में बिंगक्सू और बच्चों से प्यार करते हैं। अजय शर्मा ने संतोष से सिर हिलाया, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। जियाओ सू, बिंगक्सू और तुम्हारी आंटी के प्रति तुम्हारा रवैया मेरी नज़र में है। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस अनन्या और आरव हैं।
आज वह राघव मल्होत्रा से जिस बात पर बात करना चाहते थे वह दरअसल बच्चे के बारे में थी। जब उनकी पत्नी बाहर थी तो अजय शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कि वे राघव मल्होत्रा के साथ बहुत सहज थे, बल्कि इसलिए कि उनकी बेटी और राघव मल्होत्रा के बीच मामला सुलझ चुका था और वे बस इतना कर सकते थे कि राघव मल्होत्रा को बच्चे को स्वीकार करने दें। लेकिन ये राघव मल्होत्रा पर निर्भर करता है कि वह हमेशा इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। इसलिए अजय शर्मा शुरू में ही राघव मल्होत्रा से बात करना चाहते थे। राघव मल्होत्रा को समझ में नहीं आया कि उसके ससुर का क्या मतलब था। वह इशिता मल्होत्रा के साथ अच्छा व्यवहार करता था और बेशक वह अनन्या और आरव के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। ये कैसे न्यायसंगत हो सकता है? अंकल, अनन्या और आरव मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, राघव मल्होत्रा ने कहा। अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहा, शियाओ सू, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मुझे पता है कि खून कहना मुश्किल है। तुम्हें अनन्या और आरव अब बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम और बिंगक्सू दोनों बहुत युवा हैं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से बच्चे पैदा करूंगी, और जब अन्य बच्चे होंगे तो अनन्या और आरव। राघव मल्होत्रा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अंकल, आप क्या कहने जा रहे हैं? भले ही बिंगक्सू और मैं बच्चे पैदा करने की योजना बनाते हैं, लेकिन इससे अनन्या और आरव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपको डर है कि हमारे पास पानी का कटोरा नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। आखिरकार अनन्या और आरव शुरू से ही जुड़वा हैं, और बिंगक्सू और मुझे 2 बच्चों से निपटने का अनुभव है। भले ही हम बाद में दूसरा बच्चा चाहते हों, यह कोई समस्या नहीं है। अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और थोड़ा अनिश्चित महसूस किया। उन्होंने कहा कि यह इतना स्पष्ट है, क्या राघव मल्होत्रा इसका मतलब नहीं समझते? या फिर क्या वह सचमुच अनन्या और आरव को दिल से अपना मानता था? राघव मल्होत्रा के रवैये के कारण उन्हें बोलना नहीं आता था। दोनों बच्चों को कोई पराया नहीं मानता। अगर उनके दादाजी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो क्या राघव मल्होत्रा को लगेगा कि वे उन्हें अपना नहीं मानते? अजय शर्मा अपने दिल में उलझे हुए थे। काफी देर तक सोचने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने राघव मल्होत्रा के लिए एक और कप चाय डाली। पहले चाय पी लो। राघव मल्होत्रा को अपने ससुर की बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसने संदेह से चाय का प्याला उठाया और चाय का प्याला ऐसे पी रहा था जैसे अजय शर्मा को दूसरी तरफ से चाय पीते हुए देख रहा हो। नीचे शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी का हाथ थामा, उसके आंसू पोंछे और कहा, बिंगक्सू, मेरी माँ तुम्हें इतनी खुश देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे पिता और मैं इतने सालों से इस बात से चिंतित हैं कि तुम कोई साथी नहीं ढूंढ रही हो। तुम अकेली और बूढ़ी हो, और अब हम 2 बूढ़े लोगों के पास अभी भी सांस है, सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन जब हम चले जाएंगे, अनन्या आरव बड़ा हो गया है, हमें सच में डर है कि तुम बहुत अकेली हो जाओगी। लेकिन अब सब ठीक है, जियाओ सू के साथ हम निश्चिंत हो सकते हैं। इशिता मल्होत्रा की आंखें लाल थीं और उसने चुपके से आंसू बहाने के लिए अपना सिर झुकाया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी। माँ, मैंने कब कहा कि मैं अकेली मर जाऊंगी? मैं तो बस राघव मल्होत्रा का इंतजार कर रही थी। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी के इंतजार करने के मतलब को नहीं बदला। उन्हें तो बस यही लगा कि वह अपने जीवन में प्रियतम का इंतजार कर रही है। हाँ, हमारे परिवार की जुए की नज़र ऊंची है, इसलिए उसकी कभी शादी नहीं हुई। अब मैं तुम्हें राघव मल्होत्रा के आने का इंतजार करने देती हूँ। जुए, तुम्हारे पिता और मैं अपने दामाद से बहुत संतुष्ट हैं। भविष्य में तुम्हें राघव मल्होत्रा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम बड़ी महिला का गुस्सा नहीं दिखा सकती जैसे तुमने अपने पिता के साथ किया था। क्या तुमने मेरी बात सुनी? शालिनी शर्मा ने बेटी को निर्देश दिया। इशिता मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, राघव मल्होत्रा और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं। वैसे भी मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? आप दूसरों को नहीं पता, और मैं एक माँ नहीं जानती। आप बाहरी लोगों के सामने एक ठंडे चेहरे वाली राष्ट्रपतियान हैं, लेकिन अपने पिता और मेरे साथ आप एक कर्कश छोटी लड़की नहीं हैं। या 3 साल पहले आपके पिता और मैंने आपसे कुछ कहा था और आप गुस्से में चले गए थे। इस बारे में बात करते हुए इशिता मल्होत्रा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मूर्ख लड़की, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? पिछले कुछ सालों में हमने सिर्फ तुम्हें और अनन्या आरव को मिस किया है। असल में अब जब तुम्हारे पास दामाद है तो तुम्हारे पापा और मैं राहत महसूस करते हैं। अब सिर्फ अनन्या और आरव ही बचे हैं। अनन्या और आरव को क्या हुआ? राघव मल्होत्रा भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी एक माँ के रूप में मुझे जलन होती है। इशिता मल्होत्रा अपने परिवार के मामलों के बारे में सोचते हुए अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सकीं और मुस्कुरा दी। शालिनी शर्मा भी ये देखकर मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में उदासी का एक संकेत था।
बेशक मुझे पता है कि जियोसू एक अच्छा लड़का है और मैं अनन्या आरव के प्रति उसकी ईमानदारी देख सकती हूँ, लेकिन अरे बिंगक्सू, माँ चिंतित हैं, जब आपके और जियोसू के अपने बच्चे होंगे तो स्थिति अलग होगी। इशिता मल्होत्रा को आखिरकार एक अजीब जानकारी मिल गई। उनकी माँ ने क्या कहा? जब उनके और राघव मल्होत्रा के अपने बच्चे होंगे? अभी तो हैं। उसने अपनी माँ की ओर देखा, खुबानी आंखें झपकाईं और कहा, माँ क्या आप कुछ गलत समझ गईं? राघव मल्होत्रा अनन्या और आरव के जैविक पिता हैं। उसी समय ऊपर अजय शर्मा भी उठ खड़े हुए और आश्चर्य से राघव मल्होत्रा को देखते हुए बोले, आपने अभी क्या कहा? राघव मल्होत्रा ने अपने ससुर की ओर संदेह भरी नजरों से देखा और अपनी बात दोहराई, अंकल, मैंने कहा था न कि अनन्या आरव मेरी जैविक संतान है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अध्याय 114 ससुर का गुस्सा, आदमी का वादा। बिंगक्सू, तुमने कहा कि अनन्या और आरव शियाओसू के बच्चे हैं। शालिनी शर्मा ने उत्साह से निगल लिया। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने अभी कहा ना, मैंने शादी नहीं की, मैं बस अपने बच्चे के पिता के ग्रेजुएट होने का इंतजार कर रही थी। मैं अपने बच्चे की शादी राघव मल्होत्रा से नहीं करवा सकती जो अभी भी कॉलेज में है। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। शालिनी शर्मा इतनी उत्साहित थीं कि वे बोल नहीं पाईं। वे उठ खड़ी हुईं और तेजी से चलने लगीं। वे सोफे पर इधर उधर घूमती रहीं, उनके मुंह में अभी भी शब्द गूंज रहे थे। अनन्या और आरव वास्तव में जियाओसू के बच्चे हैं। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। तो यह एक पारिवारिक पुनर्मिलन है। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। एकमात्र समस्या जिसके बारे में अजय शर्मा और मैं चिंतित थे, अब वह कोई समस्या नहीं है। माँ, क्या बात है तुम्हें? इशिता मल्होत्रा ने अपनी माँ के हैरान चेहरे को देखते हुए संदेह से पूछा। शालिनी शर्मा अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ी, सब ठीक है मम्मी, ठीक है, मम्मी खुश है। बिंगक्सू, क्या तुम जानती हो, मैंने आज जियाओसू को देखा और मुझे ये दिल से बहुत पसंद आया। ये देखकर कि तुम दोनों एक अच्छे रिश्ते में हो, मेरे पिताजी और मैं बहुत खुश हैं। तुम एक युवा जोड़े हो और तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से मधुर होगा। तेल स्थानांतरण, लेकिन हम अनन्या और आरव के बारे में चिंतित हैं, लेकिन अब हमें इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्या और आरव जियाओसू के जैविक बच्चे हैं, तो तुम एक पारिवारिक पुनर्मिलन हो। लेकिन आपने यह बात पहले क्यों नहीं कही? शालिनी शर्मा ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने अपनी माँ की तरफ देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, माँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ और मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मुझे आज चिंता थी कि आप और पापा राघव मल्होत्रा के साथ मेरी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम बच्चे, तुम एक बहुत बड़ा इवेंट मिस करने ही वाले थे। अब बताओ क्या हो रहा है? चूंकि जियाओसू अनन्या आरव का जैविक पिता है, तो तुम दोनों अब एक साथ क्यों आ रहे हो? माँ, यह एक लंबी कहानी है। फिर धीरे से बोलो, माँ के पास तुम्हारी बात सुनने का समय है। शालिनी शर्मा सोफे पर वापस आकर बैठ गई। इशिता मल्होत्रा ने बताया कि उस समय क्या हुआ था। अध्ययन कक्ष में अजय शर्मा, जो सच्चाई जानता था, चिढ़कर कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसकी प्रतिक्रिया नीचे बैठी शालिनी शर्मा से बिल्कुल अलग थी। ये जानते हुए कि राघव मल्होत्रा 2 बच्चों का पिता है, उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि उसने चाय का सेट लगभग पलट दिया। राघव मल्होत्रा, तुम? अजय शर्मा गाली देने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने राघव मल्होत्रा को देखा तो वो शब्द फिर से अटक गए। वह और अधिक क्रोधित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह राघव मल्होत्रा था या आज राघव मल्होत्रा के प्रति उसका अपना व्यवहार। अगर उन्हें पता होता कि राघव मल्होत्रा अनन्या आरव के जैविक पिता हैं तो वे उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्यवश सच्चाई जानने से पहले उन्होंने ही राघव मल्होत्रा को स्वीकार कर लिया। अब ये स्थिति उसे सचमुच बहुत चिड़चिड़ा बना रही है। वह काफी देर तक सहता रहा, फिर अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया और ठंडे चेहरे से बोला, मैं बिंगक्सुए से तुम्हारी शादी के लिए सहमत नहीं होऊंगा। राघव मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और जल्दी से बोले, अंकल चुप हो जाओ। अजय शर्मा ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। चाहे आप कुछ भी कहें, मैं बिंगक्सू के आपके साथ रहने से सहमत नहीं हूँ। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर सोचा। अंकल, बिंगक्सू और मैंने पहले ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। क्या तुम लोग? अजय शर्मा ने अपनी छाती पकड़ी, दूसरे हाथ से कप उठाया और तुरंत राघव मल्होत्रा पर वार कर दिया। राघव मल्होत्रा जवाब देने के लिए तैयार थे और वे वहीं निश्चल बैठे रहे। हालांकि अजय शर्मा के हाथ में मौजूद कप को पहचाना नहीं जा सका, बल्कि उसे भारी भरकम तरीके से वापस मेज पर रख दिया गया। उसने कुछ सांस ली और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्रमाण पत्र मिल गया या नहीं। जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं देता तब तक शादी के बारे में सोचना भी मत। राघव मल्होत्रा, क्या आप जानते हैं कि एक महिला के लिए बिना शादी के बच्चे को जन्म देना और 2 बच्चों को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है?
चूंकि आप अनन्या आरव के पिता हैं, तो पिछले 3 सालों में आप कहाँ थे? अब आप एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बनने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में बिंगक्सू ने कितना कुछ सहा है? अगर यह यान परिवार और मेरे पुराने चेहरे के लिए नहीं होता, तो आप जानते हैं कि उसने क्या किया होगा। दिन, आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी जल्दी पद क्यों छोड़ दिया और ट्रांसेंडेंट ग्रुप को इतनी छोटी बेटी के हाथों में क्यों सौंप दिया? मैं चाहता हूं कि वह शीर्ष पर खड़ी हो, ताकि भले ही उसके 2 बच्चे हों, लेकिन उसे 1000 लोगों द्वारा जज नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी बेटी ने इसमें कितना कष्ट झेला है? उसने बड़े पेट के साथ समूह की कंपनी को स्वीकार किया और एक अपरिचित युवती से वर्तमान अध्यक्ष यान में बदल गई। उसका हर कदम चाकू की धार पर है। पिछले 3 सालों से उसे कंपनी की देखभाल करनी पड़ रही है और अनन्या और आरव की देखभाल करनी पड़ रही है। क्या आप दुख समझते हैं? यह आपके लिए अच्छा है। 3 साल से अधिक समय के बाद आप वापस आए और बिना किसी कारण के प्यारे जुड़वां बच्चों की जोड़ी पाली, और आपको बिंगक्सू जैसी पत्नी मिल सकती है। अजय शर्मा ने ये सारे शब्द एक ही सांस में कह दिए और पूरी प्रतिभा धीरे धीरे शांत हो गई। राघव मल्होत्रा चुपचाप सुनता रहा। दरअसल उसने आने से पहले ही इस घटना के बारे में सोच लिया था। आखिर यह एक सच्चाई है कि उसने अनन्या आरव की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं लिया। उसके और उसकी पत्नी के बीच गलतफहमी थी जिसे सुलझाया जा सकता है। बस इतना ही। राघव मल्होत्रा ने अपना बचाव नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपने ससुर का गुस्सा सहन किया। जब अजय शर्मा का मूड थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने कहा, अंकल, मैं समझता हूँ कि बिंगक्सू ने बहुत कुछ सहा है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी अनुपस्थिति के 3 साल से अधिक के दौरान वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने हर चीज का समर्थन किया। अंकल, मैं अतीत में जो हुआ उसे पूर्ववत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी इसे ठीक करने का मौका है। बिंगक्सू से दोबारा मिलने के बाद मुझे जल्द ही शादी का प्रमाण पत्र मिल गया। मैं ईमानदार हूं और उसके और बच्चे के लिए अच्छा बनना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों में उनसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अजय शर्मा ने अपना सिर घुमाया। आपने ये शब्द कहे, क्या आपको लगता है कि आप मुझे प्रभावित कर सकते हैं? राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। नहीं अंकल, मैं आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने दिल की बात कह रहा हूँ। पिछले 3 सालों में जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता। अब मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि बिंगक्सू और बच्चे के लिए अपने प्यार को दोगुना कर दूं। यह मेरा आपसे, बिंगक्सू और बच्चों से वादा है, और यह मेरा खुद से भी अनुरोध है। अजय शर्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, राघव मल्होत्रा की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता देखकर उसके दिल का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। मैंने तुम्हें डांटा, तुम नाराज नहीं हो। वह जानता था कि अभी वह नाराज था और उसके शब्द भारी थे। मैंने सोचा था कि राघव मल्होत्रा कुछ शब्दों का खंडन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राघव मल्होत्रा के रवैये से अजय शर्मा धीरे धीरे शांत हो गए। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर मजबूती से हिलाया। अंकल दुखी हैं, इसे डांट रहे हैं। मैं क्यों नाराज हूँ? क्योंकि आप बिंगक्सू से सच्चा प्यार करते हैं। आप मुझे डांटते हैं और मैं बिंगक्सू के लिए खुश हूँ। दरअसल रात को मेरे चाचा चाची मेरे साथ बहुत दयालु थे। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे चाचा चाची मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बिंगक्सू और अनन्या आरव की अच्छी देखभाल करना न केवल मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि यह ऐसा काम है जो मैं जीवन भर करूंगी। अध्याय 115। ससुर को साल की सच्चाई पता चली और उसका चेहरा हैरान रह गया। दामाद, मैं गलत था। नीचे शालिनी शर्मा ने सब सुन लिया था। उसने राहत की सांस ली और कहा, ऐसा ही है। बिंगक्सू, तुमने ये भी कहा कि तुम्हारा स्वभाव जवान औरत जैसा नहीं है। देखो, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुमने शुरू में अपनी मर्जी से काम किया। अगर तुम अपने माता पिता को सब कुछ बता दोगी, तो तुम और शियाओ सुहे 3 साल से अलग हो चुके हैं। अब साथ आना है। इशिता मल्होत्रा ने मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अभी भी देर नहीं हुई है, ये सच है। आपके परिवार का फिर से एक होना अच्छा है। भविष्य में आपको एक साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। अपना मन मत बनाओ। क्या तुमने सुना? इशिता मल्होत्रा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। शालिनी शर्मा फिर से अच्छे मूड में आ गईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी और बोली, अरे, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, माँ? इशिता मल्होत्रा ने संदेह से पूछा। शालिनी शर्मा ने ऊपर स्टडी रूम की तरफ देखा और बेचैनी से बोली, अरे बेटी, तुम्हारे पापा ने राघव मल्होत्रा को अकेले ऊपर बुलाया है। शायद बच्चों के बारे में होगा। इशिता मल्होत्रा तुरंत घबरा गई। माँ, क्या हो रहा है? क्या आपने अपने पापा से बात की है कि आप हमसे अकेले में बात करना चाहती हैं? नहीं, मैंने बस बाहर ही इसका जिक्र किया। मुझे इस बात का डर नहीं है कि भविष्य में अनन्या और आरव को जियाओसू पसंद नहीं आएगा।
तुम्हारे पापा ने मुझे ये कहने के लिए मनाया कि जियाओसू उस तरह का इंसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें इस बात की सबसे ज़्यादा परवाह है। वह सिर्फ इसलिए नहीं चाहते थे कि मैं अपने दामाद से बात करूं, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अपने दामाद को नाराज़ कर दूंगी, इसलिए उन्होंने खुद ही इस दुष्ट आदमी को मार डाला। वह और उनके दामाद अब इस बारे में बात कर रहे होंगे। शालिनी शर्मा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने घबरा कर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, भौहें सिकोड़ लीं और बोलीं, तो फिर मैं क्या करूं? माँ, पिताजी हमेशा उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं। ये जानते हुए कि उसका पति अनन्या और आरव का जैविक पिता है, वह नहीं करेगा। नहीं सुधूर। शालिनी शर्मा कुछ नहीं बोली, उनका चेहरा पीला पड़ गया। अजय शर्मा के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वह क्या करेंगे। नहीं, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। शालिनी शर्मा अपनी बेटी का हाथ थामे ऊपर की ओर भागने ही वाली थी कि 2 कदम दूर ही स्टडी का दरवाज़ा अचानक खुल गया। अजय शर्मा बुरे चेहरे के साथ कमरे से बाहर चले गए। राघव मल्होत्रा भी उनके पीछे पीछे आए, लेकिन दोनों में से किसी को भी कोई चोट नहीं दिखी। क्या लड़ाई नहीं होनी चाहिए? जैसे ही वे आए, इशिता मल्होत्रा तुरंत राघव मल्होत्रा के पास गईं और ध्यान से उनका हाथ पकड़कर चारों ओर देखने लगीं। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ गड़बड़ नहीं है, उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, घबराई हुई सास और पत्नी की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी देर अपने चाचा से बातचीत की, मैं क्या कर सकता हूँ? शालिनी शर्मा ने शब्द सुनकर अजय शर्मा की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा। अजय शर्मा ने अपना सिर घुमाया, लेकिन खंडन करने के लिए कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बूढ़े आदमी को सच्चाई पहले से ही पता थी, फिर भी उसने राघव मल्होत्रा को माफ कर दिया। क्या ऐसा नहीं है? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कितना समय हो गया है, तुम वापस सो क्यों नहीं जाते? अजय शर्मा ने सख्त चेहरा बनाकर कहा। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत राघव मल्होत्रा को खींचते हुए कहा, मम्मी पापा, चलिए पहले आराम कर लेते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह राघव मल्होत्रा को तेजी से ऊपर खींच ले गई। अजय शर्मा ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, जिससे शालिनी शर्मा और भी हैरान हो गईं। बूढ़े आदमी ने सचमुच उन्हें एक कमरे में सोने दिया। ऐसा लगता है कि वह अपने दामाद से सचमुच संतुष्ट हैं। लेकिन वह घटना वास्तव में एक बेटी की समस्या थी। दामाद को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। शालिनी शर्मा ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, मुस्कुराए और उसके कंधे को छुआ। बच्चे चले गए, आप अभी भी अजीब हैं, उपन्यास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। एक दिन के सीमित समय के लिए नकद या सिक्का भेजें। सार्वजनिक खाते पर ध्यान दें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, इसे मुफ्त में प्राप्त करें। तुम चाकू मुंह वाले टोफू दिल वाले व्यक्ति हो, तुमने पहले ही कह दिया है, फिर भी तुम्हारा चेहरा ठंडा क्यों है? तुम्हें लगता है कि हर कोई मेरा है, तुम्हारा बदबूदार स्वभाव समझ में आता है। तुम जल्दी से यह भाव दूर करो, हमारे दामाद को मत डराओ। उसे डर लग रहा है, वह बहुत बोल्ड है, अजय शर्मा ने धीरे से चिल्लाकर कहा। शालिनी शर्मा ने बेबसी से सिर हिलाया, अरे, तुम्हें सब कुछ नहीं पता। यह अच्छी बात है। अभी हम जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं, वह है अनन्या और आरव का मामला। चूंकि दामाद अनन्या आरव के पिता हैं, तो उनका परिवार सामंजस्यपूर्ण और सुंदर है, हमें खुश होना चाहिए। किस बात की खुशी? तुम्हें लगता है कि मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूँ? बात यहीं खत्म हो गई। उसे और बर्फ और हिम प्रमाण पत्र दोनों मिल गए हैं। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहता, अजय शर्मा ने अहंकार से कहा। शालिनी शर्मा ने सीधे तौर पर उनके बहाने को ध्वस्त कर दिया। अपनी बेटी को बहाना बनाना बंद करो। अगर तुम सच में अपने दामाद को पसंद करते हो और उसे माफ कर देते हो, भले ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए, तुम अपनी बेटी को तलाक देने की हिम्मत तो करोगे न? ये तो जाहिर है कि सभी अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन तुम अपने मुंह से लोगों को नाराज करना चाहते हो, बूढ़े आदमी। अजय शर्मा ने चिढ़कर उसकी ओर देखा, अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। शालिनी शर्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, गुस्सा मत हो बच्चे, अब ठीक हैं। भविष्य में जब वे एक परिवार के रूप में एक साथ होंगे, तो हम आखिरकार निश्चिंत हो जाएंगे। वैसे अभी अभी तो आपके और आपके दामाद के बीच बहुत झगड़ा नहीं हुआ? शालिनी शर्मा ने पूछा। अजय शर्मा ने सीधे कहा, क्या बात है? मैंने उसे डांटा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? अगर उसने कुछ गलत किया है, तो वह दूसरों को नहीं बोलने दे सकता। अगर वह अपनी गलती स्वीकार करने में अच्छा रवैया नहीं अपनाता, तो क्या आपको लगता है कि मैं सहमत होता? शालिनी शर्मा ने संदेह से सिर उठाया, उसकी ओर देखा और बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारे दामाद ने तुमसे अपनी गलती मान ली है, और तुमने उसे एक तरफा डांटा। हाँ, उसने हमारे परिवार बिंगक्सू को 3 साल तक कष्ट में रखा और 2 बच्चों को 3 साल की उम्र तक एकल माता पिता परिवार में बड़ा होने दिया। क्या उसे डांटना नहीं चाहिए?
अजय शर्मा ने सचेत और तर्कसंगत ढंग से कहा। उसने सोचा कि इस मामले में उसकी पत्नी भी उसके साथ वैसी ही नफरत करती होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बदले में उसे उसकी पत्नी से मार पड़ेगी। तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, मैं सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगी। शालिनी शर्मा बूढ़े आदमी की बांह पर दस्तक देती रही। अजय शर्मा जल्दी से एक तरफ हट गया। वह गुस्सा करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो वह खुद को रोक लिया। कुछ शिकायतों ने कहा, मैं गलत नहीं हूँ। शालिनी शर्मा ने उसे घूर कर देखा। तुमने कहा था, क्या तुम्हारे दामाद ने तुम्हें नहीं बताया कि वह 3-4 साल से क्यों नहीं आया? अजय शर्मा ने अपना सिर हिलाया। क्या आपने उसे यह कहने का मौका नहीं दिया, या उसने खुद यह नहीं कहा? उसने खुद तो नहीं कहा। 3 साल तक अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जाने का क्या औचित्य है? जब तक वह जिंदा है उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अजय शर्मा ने गुस्से में कहा। शालिनी शर्मा उस पर इतनी गुस्सा थी कि उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? इसका कारण जियोसू से कोई लेना देना नहीं है, यह आपकी बेटी की समस्या है। अजय शर्मा ने अचंभित होकर पूछा, बीवी, इसका क्या मतलब है? यह अभी भी बर्फ और हिमपात का मामला क्यों है? शालिनी शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी ने अभी क्या कहा। अजय शर्मा ने जब सारी बातें सुनी तो वह सोफे पर गिर पड़े। उसने अपनी पत्नी की ओर अफसोस से देखा और बाघ जैसी आंखों से कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी ने ही उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और फिर अलविदा कहे बिना चली गई। राघव मल्होत्रा को तो पिछले कुछ सालों में ये भी नहीं पता था कि वह कौन है। शालिनी शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से सिर हिलाया। अध्याय 116 ससुर की प्रत्यक्ष प्रशंसा। दामाद एक सच्चा आदमी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आधिकारिक अकाउंट पर हर दिन सोने और सिक्कों के लाल लिफाफे मिलेंगे। बस साल के अंत में अंतिम लाभ प्राप्त करने पर ध्यान दें। कृपया अवसर का लाभ उठाएं। अजय शर्मा ने उसके माथे पर जोर से थप्पड़ मारा और उसका माथा तुरंत लाल हो गया। उसे बोलने में काफी समय लगा और उसकी आवाज अभी की तुलना में काफी धीमी थी। पत्नी, तुमने कहा कि जब मामला ऐसा है तो दामाद ने मुझे अभी क्यों नहीं समझाया? मैं उसे डांट दूं? मैंने भी कहा कि मैं उससे और उसकी बेटी से सहमत नहीं हूं और उन्हें तलाक दे दूं। शालिनी शर्मा ने उसे एक भयंकर नजर से देखा और गुस्से से बोली, मेरा दामाद एक अच्छा लड़का है। तुम उससे कुछ समझाते हो, तुम्हारी डांट सुनते हो और फिर तुमसे कहते हो, तुम बदबूदार बूढ़े, दूसरों पर झूठा आरोप मत लगाओ, ये सब तुम्हारी बेटी का दोष है। दामाद कुछ नहीं समझाता, यह एक जिम्मेदारी है और वह अपनी बेटी के लिए ये सब सहने को तैयार है। ये तो आपकी अच्छी बात है, लोगों को डांटना और यह कहना कि आप अपनी बेटी और दामाद को तलाक देना चाहते हैं। आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? अजय शर्मा ने परेशानी में मुंह बनाया और सावधानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी जी, मैं तो बस गुस्से में ऐसा कह रहा हूँ, मुझे सच नहीं पता। आप ही बताए, क्या मेरा दामाद मुझसे नाराज होगा? अरे, रात को उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया और अपने दामाद से बहुत अच्छी बातचीत की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में ऐसा कुछ होगा, पहले ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या दामाद को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका बूढ़ा पति अनुचित है और उसे नहीं पता कि क्या करना है? अगली बार जब मैं उसके पास मेचा के बारे में बात करने जाऊंगी तो क्या वह अब भी उसका ख्याल रखेगा? उसे यह पछतावा होता देख शालिनी शर्मा ने उसे फिर डांटना नहीं चाहा और बोली, मुझे नहीं लगता कि मेरा दामाद तुम्हारी परवाह करने वाला है। बाद में उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझे समझाया नहीं, उन्होंने बस मेरी डांट खत्म होने का इंतजार किया और मुझसे कहा कि अतीत अपरिवर्तनीय है। वह भविष्य में अपनी बेटी और अनन्या आरव के लिए अपने प्यार को दोगुना कर देंगे। मुझे पता है कि वह एक अच्छे इंसान हैं और वह अपनी बेटी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। शादीशुदा होने के कारण मैंने उन्हें बहुत शर्मिंदा नहीं किया। जब अजय शर्मा ने खुद ये बात कही थी तो उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। अब जब वे सोचते हैं कि उस समय उनकी क्या स्थिति थी तो उन्हें वाकई बहुत पछतावा होता है। वह शांत बैठ नहीं सका और उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं, आप इसे भूल नहीं सकते। तुम क्या करना चाहते हो? शालिनी शर्मा ने उसकी ओर देखा। अजय शर्मा कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गए। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानती। अगर तुम अपने दामाद से कहोगी कि सिर झुकाकर माफी मांगो या कुछ और करो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे डर है कि तुम मना नहीं करोगे। माफी मांगो। इसके अलावा दामाद को भी इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि उसने उस समय इसकी व्याख्या नहीं की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से अब आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको दोषी नहीं ठहराएगा। अजय शर्मा, हमारे दामाद एक अच्छे इंसान हैं जो आसमान और धरती पर दुर्लभ हैं। भविष्य में आप उन्हें इतना अंधाधुंध होने के लिए गलत नहीं ठहरा सकते।
आपको पता होना चाहिए कि वह अपनी बेटी की गलतफहमी के परिणाम भुगतता है, क्योंकि वह और उसकी बेटी वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वह बिना किसी खंडन के आपके गुस्से को सहन करने के लिए तैयार है, और यह इसलिए भी है क्योंकि वह हमारी बेटी के लिए हमारे प्यार को समझता है, और हमारा शुरुआती बिंदु एक ही है, वह समझ जाएगा। जब अजय शर्मा ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उनका उग्र हृदय शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, पत्नी, आप सही कह रहे हैं, दामाद सचमुच एक असली मर्द है। मौखिक माफी मांगना निरर्थक है। दामाद ने जो कहा वैसा ही सब कुछ व्यवहार में है। इस बार हमें अपनी बेटी और दामाद की शादी शानदार तरीके से करनी चाहिए। वैसे क्या आप अपने दामाद के लिए मीटिंग में लाल लिफाफा देने के लिए तैयार हैं? कल जब वे जाएंगे तो ये दामाद को दे दिया जाएगा, अजय शर्मा ने याद दिलाया। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत पहले से तैयार है अजय शर्मा, हमने मूल रूप से 10 लाख का चेक तैयार किया था, लेकिन इस बार मेरे दामाद हमें इतना महंगा उपहार खरीदने आए। मुझे लगता है कि 1 मिलियन लेना बहुत कम है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम बच्चों को नहीं खो सकते हैं, इसलिए मैं 50 मिलियन का बैंक कार्ड बदलना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? अजय शर्मा ने सिर हिलाया, अच्छा नहीं है। शालिनी शर्मा ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? क्या हमारा दामाद ये 50 लाख नहीं दे सकता? नहीं, मेरी बात सुनो, अजय शर्मा ने बेबसी से कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि 50 लाख बहुत ज्यादा है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि सीधे पैसे देना बहुत अश्लीलता है। हमारा दामाद इतना अश्लील कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें अपना दिया हुआ तोहफा नहीं दिख रहा? उसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। शालिनी शर्मा समझ गईं, सिर हिलाया और बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलने के लिए लाल लिफाफे देने का रिवाज है। लाल लिफाफे में पैसे नहीं होते, तो आप क्या पैक करके ले जा रहे हैं? आप मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। अजय शर्मा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और इस बारे में ध्यान से सोचा। आप भी निष्क्रिय मत रहिए, सोचिए, बच्चों को ऐसा क्या उपहार दे सकते हैं जिससे न केवल बच्चों को कष्ट हो, बल्कि वे हमारे दामाद के दर्जे के भी लायक हों। शालिनी शर्मा भी सोचने लगीं। वृद्ध दंपति रात को बिस्तर पर लेटे हुए इस समस्या के बारे में सोचते रहे। कई घंटों तक इस बारे में सोचने के बाद सुबह सुबह शालिनी शर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और हैरानी से पूछा, बूढ़ेयान, क्या तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा? मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अन्यथा इसके बारे में खुद ही सोचो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और तुम्हें इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोच सकता, मैं पहले सोने जा रहा हूँ। अजय शर्मा ने जल्दी से सोचा और जब उसने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसने सहजता से कहा, ठीक है, सो जाओ, मुझे आज रात इसके बारे में सोचना चाहिए और मैं इसे कल अपने दामाद को दे दूंगा। अगर मैं इसके बारे में नहीं सोच पाया तो मैं सो नहीं पाऊंगा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ऊपर गए और सबसे पहले दोनों नन्हे बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें देखा और जब वे सब बिस्तर पर लेट गए और रजाई ओढ़ ली तब वे अपने बेडरूम में वापस आ गए। बेडरूम में 4 पीस वाला सूट चमकीले लाल रंग में बदल गया था और इसे देखकर राघव मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। पत्नी, ससुर, सास, क्या हम शादी के बाद इस जगह का इंतजाम करेंगे? इशिता मल्होत्रा का चेहरा आड़ू के फूलों से ढका हुआ था और वह शर्माते हुए बोली, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, आप वापस क्यों जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी को मेरे साथ शादी करने की जल्दी है। राघव मल्होत्रा, इशिता मल्होत्रा ने पैर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं नहा लूंगी। दोनों नहाने के बाद बिस्तर पर लेट गए और इशिता मल्होत्रा ने पूछा कि अभी क्या हुआ? पतिदेव, अभी आपने ऊपर पापा से क्या कहा? क्या पापा को पता था कि आप अनन्या आरव के पापा हैं? खैर, मेरे ससुर शायद मुझसे कहना चाहते थे कि मैं अनन्या और आरव के साथ अच्छा व्यवहार करूं, इसलिए मैंने बस इतना कहा कि वे मेरे बच्चे हैं और निश्चित रूप से मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में क्या होगा? पापा, क्या वो बहुत गुस्से में है? इशिता मल्होत्रा ने घबराते हुए पूछा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, मैं नाराज हूँ, तुमने तो मुझे डांटा भी। इशिता मल्होत्रा और भी ज्यादा बेचैन हो गई और उसने चिंतित नजरों से राघव मल्होत्रा को देखा। समय बीत चुका था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वहां मौजूद थी और परेशान नजरों से राघव मल्होत्रा को देख रही थी। फिर तुमने पापा से कैसे बात की? उसने धीरे से पूछा। राघव मल्होत्रा अपनी पत्नी को ऐसे देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने झट से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैंने अपने अनोखे आराध्य का इस्तेमाल अपने बूढ़े पति को जीतने के लिए किया था पत्नी। मैंने कहा ना, मैं अपने ससुर को जरूर पा सकता हूँ। चिंता मत करो, अब सब ठीक है, बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपनी शादी की पोशाक नहीं पहन लेती और मुझसे शादी नहीं कर लेती। इशिता मल्होत्रा जानती थी कि राघव मल्होत्रा का बयान बहुत कम है और ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो उन्होंने नहीं कही होंगी,
लेकिन चूंकि राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। उसे बस अपने दिल में ये याद रखना है कि उसका पति उसके प्रति अच्छा है। अध्याय 117 यान के पिता और दोस्त उसके दामाद को दिखाते हैं। अगली सुबह यान परिवार के नाश्ता करने के तुरंत बाद गो परिवार का वृद्ध दंपति आया। वह यान परिवार के दूसरे बुजुर्ग के लिए उपहार, फल और फूल के अलावा बच्चों के खिलौने और पूरक वस्तुएं, कई बड़े और छोटे बैग भी लेकर आया। जब दोनों अंदर आए तो पहली नज़र में ही उन्होंने घर को देख लिया। राघव मल्होत्रा और अजय शर्मा लिविंग रूम में बैठकर शतरंज खेल रहे थे, जबकि इशिता मल्होत्रा और शालिनी शर्मा अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब परिवार ने उन्हें आते देखा तो वे सभी खड़े हो गए। गुप्ता जी, श्रीमती मनोरमा गुप्ता, आप जब आते हैं तो आते हैं, इतनी सारी चीज़ों का क्या करते हैं? शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, शालिनी शर्मा, हम आज सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, क्या हमें बच्चों के लिए उपहार नहीं लाने चाहिए? बिंगक्सु, आंटी ने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, हमारी बर्फ और बर्फ वाकई लंबी और खूबसूरत होती जा रही है। चलो, यह आपके और आपके पति और अनन्या आरव के लिए एक छोटा सा नाश्ता है। आंटी मैन, आप बहुत दयालु हैं। अनन्या आरव, आओ। और धन्यवाद दादी माँ। इशिता मल्होत्रा ने जोड़े से चीजें लीं और उन्हें लिविंग रूम में रख दिया, और अनन्या और आरव पहले से ही प्यार से पुकार रहे थे, दादाजी गुदादी जी। आज मेरे जियो अनन्या और जियो आरव वास्तव में बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, वे पिछली बार की तुलना में बहुत लंबे हैं। बूढ़े दंपति ने बच्चे को देखा और खुशी से कहा, दादा दादी ने तुम्हारे लिए खिलौने खरीदे हैं, वे वहाँ हैं, जाकर देखो कि तुम्हें पसंद हैं या नहीं। जैसे ही दोनों छोटे लड़कों को पता चला कि वहाँ खिलौने हैं, वे तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच गए। मिस्टर गुप्ता और मिसेज मनोरमा गुप्ता दोनों की नज़रें राघव मल्होत्रा पर थीं और इशिता मल्होत्रा ने जल्दी से परिचय कराया। अंकल गो, आंटी मैन, ये मेरे पति राघव मल्होत्रा हैं। राघव मल्होत्रा, ये मेरे माता पिता के पुराने मित्र अंकल गो और आंटी मैन हैं। हेलो अंकल गो, हेलो आंटी मैन। राघव मल्होत्रा ने विनम्रता से नमस्ते कहा। श्री गुप्ता और श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, नमस्ते। ओह बिंगक्सु, आपके पति वास्तव में एक प्रतिभा हैं। श्रीमती मनोरमा गुप्ता मदद नहीं कर सकी लेकिन प्रशंसा की, और बोलने के बाद वह मदद नहीं कर सके लेकिन वहां शालिनी शर्मा को आंख मार दी। शालिनी शर्मा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। अंकल गो, आंटी मैन, खड़े रहना बंद करो, अंदर आओ और बैठो। लोगों का एक समूह लिविंग रूम में गया और बच्चे अपने खिलौने लेकर वहां कंबल पर खेलने चले गए। गुप्ता जी बैठते ही उन्होंने मेज पर रखी शतरंज की बिसात देखी, कुछ देर तक उसे देखते रहे और बोले, अरे अजय शर्मा, तुम? ये वही है जो मैंने और जियाओसू ने अभी अभी खेला है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम यहाँ नहीं हो? क्या आप हेईजी या होंगजी हैं? बूढ़े सलाहकार ने पूछा। अजय शर्मा को पता था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए उसने 2 बार मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ब्लैक। बूढ़े गू ने हंसते हुए कहा, फिर जियोसू के शतरंज कौशल अच्छे हैं। हालांकि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से होंजी के लिए एक खेल है। अजय शर्मा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले खंडन करने के लिए बात की, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं सूझा। मैंने सोचा था कि इससे पहले कि यह खत्म हो, राघव मल्होत्रा पहले से ही एक जनरल बन चुका था। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, अंकल गो, ये मेरे अंकल हैं जो मुझे शतरंज खेलना सिखा रहे हैं। श्री गुप्ता ने जानबूझकर सिर हिलाया और दयालुता से कहा, ये सही है अजय शर्मा, आपकी कारीगरी बहुत अच्छी है। पढ़ाने वाला दामाद भी अच्छा है। अजय शर्मा का दिल और भी खूबसूरत हो गया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए और कहा, यह जियाओसू है जिसके पास बहुत प्रतिभा है। 5 लोग एक साथ बैठे और थोड़ी देर बाद वे स्थिर नहीं बैठ सके। इशिता मल्होत्रा काम में व्यस्त थीं और फोन लगातार बजता रहता था। शालिनी शर्मा ने उन्हें बस ऊपर स्टडी रूम में ले जाया और वह लाओम को भी धूप वाले कमरे में ले गईं और कहा कि वह फूलों और पौधों के साथ खेलना चाहती हैं। राघव मल्होत्रा वहां से नहीं गए और अजय शर्मा और श्री गुप्ता को शतरंज खेलते हुए देखते रहे। वह चुपचाप अजय शर्मा के पास बैठा शतरंज देखता रहा, बिना कुछ बोले। कभी कभी अजय शर्मा बढ़त खो देता और जब उसे चाल नहीं सूझती तो वह बातचीत के लहजे में उससे बात करने की पहल करता और वह चुपचाप कह देता, 2 वाक्य, राय दे दो। श्री गुप्ता समय समय पर स्वीकृति भरी नजरों से उसकी ओर देखते रहते थे। अंकल गो, मैं आपके लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। आप चाय पीते हुए शतरंज खेल सकते हैं। अजय शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप कल रात जो दाहुंग पाव खरीदा था उसे बना सकते हैं। वह चाय बहुत स्वादिष्ट है, और जो चाय का सेट आपने खरीदा है उसे ही चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। राघव मल्होत्रा उठकर चले गए।
उनके जाते ही मिस्टर गुप्ता ने तुरंत कहा, ओल्ड ज्ञान, ठीक है, आपका दामाद वाकई बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि शालिनी शर्मा और मेरी पत्नी उसकी तारीफ से भरी पड़ी है। जय शर्मा का मुंह आसमान पर जाने को था, लेकिन उनके शब्द अभी भी थोड़े घमंडी थे। ठीक है, वैसे भी ये हम दो बूढ़े लोगों के लिए बुरा नहीं है, ये बिंगक्सी और बच्चे के लिए भी बेहतर है। यो, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे बस यह नहीं पता था कि मेरे दामाद को कल रात खरीदी गई चाय बनाने के लिए किसने कहा था, और उसने जो चाय का सेट खरीदा था उसका भी इस्तेमाल किया। हम चाय का स्वाद लेने वाले लोग नहीं हैं। आप किस तरह का चाय का सेट इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सिर्फ अपने दामाद को खुश नहीं करना चाहते हैं? मैं आपको अभी तक नहीं जानता। अजय शर्मा बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए, जो कि स्वाभाविक बात थी। श्री गुप्ता ने ईर्ष्या भरी नजर से कहा, अरे, मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ अजय शर्मा, आपके दामाद, मुझे ये सब पसंद है। अगर मेरा परिवार युक्सिन इस तरह का एक वापस ला सकता है तो मैं वास्तव में सपना देख रहा हूँ। हंसते हुए उठो। अजय शर्मा ये सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, चिंता मत करो, होगा। राघव मल्होत्रा चाय बनाकर आए। जैसे ही उन्होंने सामान रखा, फोन बज उठा। उन्होंने फोन देखा, थोड़ी देर झिझके और सबसे पहले फोन काट दिया। अजय शर्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, जियाओ सूप, पहले अपना काम करने के लिए ऊपर जाओ और मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंकल गो के साथ शतरंज खेलूंगा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अंकल, कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। गुप्ता जी ने चाय का घूंट लिया, उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। अजय शर्मा, मत कहो, ये चाय वाकई अच्छी है। आपका दामाद चौकस है। ये सही है, लेकिन यह उपहार मेरे दिल में इतना गहरा नहीं है। उन्होंने मुझे कल रात एक खास उपहार दिया। यह एक अच्छा उपहार है। यह एक अनमोल खजाना है। दोस्तों ने उपहार साझा किया, लेकिन क्योंकि राघव मल्होत्रा वहां थे और श्री गुप्ता ने उपहार का उल्लेख नहीं किया, इसलिए वे खुद इसके बारे में नहीं बोल सके। अब जबकि पुराना सलाहकार उठ खड़ा हुआ है, तो क्या यह एक अवसर नहीं है? जैसा कि अपेक्षित था, श्री गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा, ओह, किस तरह का उपहार? आपकी ज्ञान भरी आंखें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि यह किस तरह का खजाना है और इसे आपके लिए एक अमूल्य खजाना माना जा सकता है। तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। अजय शर्मा जल्दी से बेडरूम में वापस आ गया। नीचे आते समय उसके हाथ में एक बक्सा था, जैसे कोई खजाना हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वह बहुत सावधान था, गिरने के डर से। ये दृश्य देखकर श्री गुप्ता अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन जब उन्होंने अजय शर्मा को बक्सा खोलते देखा तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए और खुशी से झूम उठे। ये है, क्या ये वही नहीं है जो मैंने सोचा था? श्री गुप्ता उसे लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। अजय शर्मा ने जब उसे इस तरह देखा तो वह बहुत खुश हुआ। देखिए, उसने खुद ऐसा करके वाकई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। क्या ये वही भाव नहीं है जब मिस्टर गुप्ता ने ये देखा था? ये वही है जो आप सोच रहे हैं। यह मेरे दामाद द्वारा बनाया गया मेचा मॉडल है। अध्याय 118। पितायान का दोस्त हैरान है। आपका दामाद एक प्रतिभाशाली है। ऐसा मत सोचो कि यह सिर्फ एक मॉडल है। यह मेरे दामाद द्वारा बनाए जाने वाले लड़ाकू कवच का छोटा संस्करण है। सिस्टम की कमी को छोड़कर बाकी सब कुछ बढ़िया तरीके से किया गया है। इस सामग्री को देखो, यह एक टाइटेनियम मिश्र धातु है और इस जोड़ का विवरण, यह एक वास्तविक मेचा है। श्री गुप्ता इतने उत्साहित थे कि वे लगभग अवाक रह गए। अजय शर्मा को सामान उठाते देख उनकी आंखें उनके हाथ पर बारीकी से टिकी थीं। ओल्ड यान, मुझे लगता है कि यह मेचा बाजार पर मौजूद मेचा मॉडल से पूरी तरह अलग है। ठीक है ओल्ड गो, आपकी नज़रें काफ़ी तेज हैं। अजय शर्मा बेहद खुश थे। बूढ़े सलाहकार ने जो भी सवाल पूछा वह यही था कि वह आगे क्या कहने वाला है। हे मैं आपको यह मेचा बताता हूँ, यह अविश्वसनीय है और जब ये वास्तव में बनेगा तो ये पूरी दुनिया को चौंका देगा। यह उचित है कि मेरे दामाद ने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं इस अप्रकाशित चीज़ को साझा नहीं कर सकता। मैं बाहर गया, लेकिन मैं निश्चित रूप से हम दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं छिपा सकता। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैंने आज जो कुछ भी आपको बताया है उसे आप किसी को नहीं बताना चाहिए। अजय शर्मा ने गंभीरता से कहा। श्री गुप्ता ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे दिखाओ और इसकी खासियत बताओ। अजय शर्मा ने खुशी खुशी यंत्र सौंप दिया और फिर अपने पुराने मित्र को राघव मल्होत्रा द्वारा कल कही गई बातों का हवाला देते हुए समझाना शुरू किया। बहुत कुछ बोलने के बाद श्री गुप्ता सुनते सुनते और अधिक उत्साहित हो गए और अंततः वे शांत नहीं बैठ सके। हे भगवान, अजय शर्मा, आपका दामाद तो बहुत प्रतिभाशाली है। यह अविश्वसनीय है। आपका परिवार भविष्य में एक वास्तविक लड़ाकू कवच बनाने जा रहा है। क्या ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होगा? ओह,
आपने अभी जो ज्ञान की बातें बताई हैं उन्हें पचाना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बातें एक युवा के मुंह से निकलेंगी। ये वाकई भयानक है। जब अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा की प्रशंसा सुनी तो वे बहुत खुश हुए और उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। बूढ़े गो, अब तुम्हें पता चल गया है, मैंने तुम्हें दिखावा नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पढ़ना। सार्वजनिक खाते का अनुसरण करें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप 888 नकद लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ें। गुप्ता जी ने सहमति में सिर हिलाया और ईर्ष्या से बोले, हाँ अजय शर्मा, आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, आपका दामाद तो असली सांड है। अरे, मैं आपसे अधिक ईर्ष्या करता हूँ। आपकी बर्फ और बर्फ वास्तव में भाग्यशाली हैं। बच्चे ने इन सभी वर्षों तक इंतजार किया है और अंत में एक बड़े आदमी का इंतजार किया है। अजय शर्मा, भविष्य में आपका परिवार निश्चित रूप से इसे अगले स्तर तक ले जाएगा। काश मुझे भी तुम्हारी तरह किस्मत मिलती। सनरूम में शालिनी शर्मा अच्छे मूड में थी और पानी की बोतल से फूलों को पानी दे रही थी। उसने एक नया चोंगसम पहना हुआ था और उसका सुव्यवस्थित फिगर सुंदर लग रहा था। वह समय समय पर अपनी गर्दन को छूने के लिए अपना हाथ भी उठाती थी और बाहर लटकता हुआ पन्नाहार बहुत ही आकर्षक था। उसके हाथों में जैड कंगन की एक जोड़ी भी थी जिसे लाओम ने पहले कभी नहीं देखा था। लाओम ने उसे देखा और कहा, यो शालिनी शर्मा, अपने दामाद को देखकर मैं नया कपड़ा खरीदने चली गई। क्या ये चेन और कंगन नए हैं? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये चेन बहुत सुंदर है, आपने इसे कहाँ से खरीदा? दोनों पुरानी गर्लफ्रेंड सप्ताह के दिनों में जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, खरीदारी के अनुभव का आदान प्रदान करती थीं और जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे के साथ खरीदी गई नई चीजों को साझा करती थीं। इसलिए शालिनी शर्मा के शरीर पर क्या था, लाओम ने एक नज़र में देख सकता था। शालिनी शर्मा ने पलट कर कहा। वह कमर मटकाते हुए चला आया, हार को छुआ और खुश होकर बोला, यह मैंने नहीं खरीदा, यह मेरे दामाद की ओर से उपहार है। आपके दामाद ने दिया? कितना बढ़िया मीटिंग गिफ्ट। श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने आश्चर्य से पूछा। वह करीब झुकी और हार को ध्यान से थपथपाया और भी अधिक आश्चर्यचकित हुई। ये पन्ना असली है, इतना बड़ा खजाना है और इस हार में डिजाइन की गहरी समझ है। आपके दामाद की नज़र अच्छी है ना? शालिनी शर्मा मुस्कुराए और बोली, ये सही है, बेशक मेरे दामाद की नज़र अच्छी है, अन्यथा वह मेरे बिंगक्सू के साथ क्यों होता? श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने हंसते हुए गुस्से से कहा। अच्छा शालिनी शर्मा, तुम मुझसे नाराज हो सकती हो। ये देखकर कि मेरा कोई दामाद नहीं है, तुम मुझे अपनी सारी ताकत दिखा सकती हो। हम नहीं लाओमान, मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? मैं खुश नहीं हूँ। शालिनी शर्मा ने जल्दी से मना लिया। लाओम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपके दामाद का अभिवादन सस्ता नहीं लगता। शालिनी शर्मा ने सिर हिलाया। 11 मिलियन? क्या? श्रीमती मनोरमा गुप्ता चौंक गईं। 10 करोड़ से भी ज्यादा हार आपके दामाद हैं? क्या दामाद का परिवार भी आपके परिवार जैसा ही है? श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने चौंक कर आंखें फैलाकर पूछा। शालिनी शर्मा ने कहा, नहीं, दामाद ने कहा कि उसके माता पिता शिक्षा ब्यूरो से हैं और प्रतिष्ठान में अनुमानित आय में बहुत अधिक आय नहीं है। उनका परिवार एक साधारण संपन्न परिवार है। ऐसा लगता है कि यह पैसा दामाद ने कॉलेज जाने के बाद खुद कमाया है। लाओमान ने अपना मुंह ढक लिया और चौंक कर बोला, तुम्हारा दामाद बहुत अच्छा है। तुम कॉलेज में इतना पैसा कमा सकते हो और वह तुम्हारे बड़े होते ही तुम्हें 10 लाख रुपए का हार खरीद कर देगा, तो वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा? लाओयान, नहीं, क्या ये ज्यादा महंगा होगा? शालिनी शर्मा ने कहा, मैंने अजय शर्मा के लिए चाय और चाय के सेट खरीदने के लिए 3 मिलियन खर्च किए, लेकिन सबसे महंगे उपहार में कुछ भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजय शर्मा ने कहा कि यह एक अमूल्य खजाना था। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रही हूँ। यह एक मेचा जैसा लगता है। मैंने सुना है कि यह एक असली मेचा है। सिर्फ एक मेचा का मॉडल है जिसे मेरा दामाद अभी बना रहा है। मेचा, ये बहुत शक्तिशाली है। हे भगवान, शालिनी शर्मा, आपकी बिंगक्सू एक बच्चे से मिली है। शालिनी शर्मा की बहुत उपयोगी होने के लिए प्रशंसा की गई और मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, जियोसू काफी अच्छा है। वैसे भी अजय शर्मा और मैं संतुष्ट हैं और ये वास्तव में माध्यमिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियोसू बिंगक्सू के लिए अच्छा है। 2 बच्चों का पिता है, वे एक परिवार के रूप में एक साथ हैं और अजय शर्मा और मैं राहत महसूस करते हैं। जियोसू अनन्या आरव के पिता हैं। श्रीमती मनोरमा गुप्ता को लगा कि आज उन्हें बहुत सारे आश्चर्य मिले हैं और वे कोई मजाक नहीं कर पाए। हाँ, तो उन्होंने अचानक शादी नहीं की। उनके पास लंबे समय से एक योजना थी, लेकिन मेरे दामाद अभी भी कॉलेज में थे और वह जल्द ही स्नातक होने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ प्रमाण पत्र लेने गया और इसकी घोषणा की। शालिनी शर्मा ने इतना कुछ नहीं कहा, बस हल्के से इसका उल्लेख किया। इस बारे में
अपने चेहरे पर ईर्ष्या के भाव लिए हुए उसने शालिनी शर्मा की ओर देखा और कहा, शालिनी शर्मा, तुम क्यों सोचती हो कि तुम इतनी अच्छी किस्मत वाली हो? मेरी बेटी ने न केवल तुम्हारे घर में जल्दी ही एक पोता और पोती पैदा कर दी, बल्कि अब तो शादी भी तय हो गई है। या बच्चों के पिता के परिवार से फिर से मिल जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दामाद अभी भी इतना अच्छा है। वाह, मैं वास्तव में मृतकों से ईर्ष्या करना चाहता हूँ। मैं कब आपकी तरह खुशी का आनंद ले पाऊंगा? मुझे आपके जैसा अच्छा दामाद नहीं चाहिए। मुझे बस उम्मीद है कि मेरा परिवार युक्सिन मुझे जल्दी से एक आदमी वापस ला सकता है। मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ, जब तक मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। युक्सिन, ये ठीक है शालिनी शर्मा, जल्दी से मेरा हाथ थाम लो और मुझे अपनी किस्मत दे दो। शालिनी शर्मा उससे खुश हुई, पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चिल्लाओ मत, ये बच्चों के बारे में है, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। मैं अब ये समझ गई हूँ, बच्चों की अपनी राय है। ठीक है, शादी है, और ये तब होगी जब यह आनी चाहिए। अध्याय 119। सू के पिता और सू की माँ हैरान हैं। बेटा, तुम इतने अमीर हो। श्रीमती मनोरमा गुप्ता कुछ देर तक ईर्ष्यालु रहीं, फिर उन्होंने शालिनी शर्मा से व्यापार के बारे में बात की। शालिनी शर्मा, आपके दामाद ने इतना महंगा तोहफा दिया है और आप उससे इतनी संतुष्ट हैं। आप कितने लाल लिफाफे लौटाने की योजना बना रही हैं? ये रकम समझ पाना आसान नहीं है। शालिनी शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को कैसे कष्ट दे सकते हैं? मैंने बैंक कार्ड से कहा, लेकिन मेरे बूढ़े पिता ने कहा कि पैसे देना बहुत अश्लीलता है और वे इसे किसी और चीज़ में देना चाहते थे। मैंने कल रात आधी रात तक उनसे इस बारे में चर्चा की। मैंने इस बारे में चर्चा नहीं की, मैं आज सुबह उनसे पूछना भूल गई और मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना मन बना लिया है या नहीं। श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके बूढ़े आदमी वास्तव में इस पर इतना ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि आपको ये दामाद बहुत पसंद है। मैं बस आपके परिवार की बिंगक्सू शादी की शराब पीने का इंतजार कर रही हूँ। अध्ययन कक्ष में इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा को ऊपर आते देखा, थोड़ा ऊपर देखा, लैपटॉप की ओर इशारा किया और काम करना जारी रखा। राघव मल्होत्रा ने बालकनी की ओर इशारा किया, दोनों ने चुपचाप समझ लिया और व्यस्त हो गए। राघव मल्होत्रा अपनी मां को वापस बुलाने के लिए बालकनी में चली गई। नीचे से उसके माता पिता का फोन आया था और वह शायद अपने माता पिता से मिलने के बारे में खुद से पूछना चाहती थी। कल रात उन्होंने एक संदेश भेजा कि वे यहीं रह रहे हैं और उन्होंने अपने माता पिता को विस्तार से नहीं बताया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति को उस समय स्थिति का पता नहीं था और वे जल्दी में थे। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से सू की मां की आवाज आई, बेटा, तुम कंपनी गए थे क्या? अभी व्यस्त थे क्या? सू के पिता और सू की मां कल रात से ही चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका बेटा अपने ससुर और सास से मिलने कैसे गया। नतीजतन उन्हें अपने बेटे से एक टेक्स्ट मैसेज मिला। सू के पिता ने कहा कि अगर वह वहां रह सकता है तो इसका मतलब है कि स्थिति खराब नहीं है। सू की मां भी सहमत थी, लेकिन मैं अभी भी समूह की स्थिति जानना चाहता हूं। मैंने आज सुबह तक फोन नहीं किया था और अभी अभी मेरे बेटे ने फोन काट दिया। मुझे डर था कि इससे मेरे बेटे के काम में बाधा आएगी। राघव मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, माँ, कोई बात नहीं, मैं कंपनी नहीं गया। मेरे ससुर और सास आज सुबह दोस्तों के पास आए थे और मैंने बिंगक्सू और मुझे छुट्टी मांगने के लिए कहा। हम अभी भी यान के घर पर हैं। कविता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर अचानक खुशी झलक उठी। सू पापा को नहीं पता था कि उनके बगल में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, बीवी एम्पलीफायर ऑन करो, मैं भी सुनूंगा। माँ सू ने जल्दी से एम्पलीफायर चालू किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अभी भी बिंगक्सू के घर पर हो। उनके घर से मेहमान आए हैं और उन्होंने तुम्हें वहां रहने दिया है। क्या बिंगक्सू के माता पिता सोचते हैं कि तुम बुरे नहीं हो? कल रात तुम ठीक ठाक रहे। खैर माँ, कल रात देर हो चुकी थी जब हमने वापस न जाने का फैसला किया और हम अभी भी अपने ससुर और सास से बात कर रहे थे। जब हम घर वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए फ़ोन नहीं किया। क्या आपको घर पर जल्दी है? हे बेटा, तुम और मैं जल्दी में नहीं हैं। हम जानते हैं कि तुम वहाँ रहते हो और हमारे दिल में एक बात है। जल्दी से बताओ, क्या माँ और पिताजी बिंगक्सू तुमसे संतुष्ट हैं? अपनी माँ की खुश और उत्सुक आवाज़ सुनकर राघव मल्होत्रा हंसे, रेलिंग पर झुके और बोले, पापा, माँ, मेरे ससुर और सास मुझसे बहुत संतुष्ट हैं। कल रात हमने मेरे और बिंगक्सू के बारे में अच्छी बातचीत की। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये तो बहुत बढ़िया है, कविता मल्होत्रा ने उत्साह से कहा। पिताजी सू भी उसके पास खुश थे। कुछ देर सोचा और कहा, बेटा, जब बिंगक्सू के माता पिता भी तुमसे संतुष्ट हैं तो तुम्हें दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। देखो, हम और बिंगक्सू के माता पिता भी संतुष्ट हैं। क्या हमें फिर से मिलना चाहिए? माँ सू ने पिताजी सू की बात सुनी। उन्होंने ये भी कहा,
हाँ बेटा, शादी की बात करने के लिए हमें दोनों तरफ के ससुराल वालों से मिलना होगा। दरअसल तुम्हारे पापा और मैं इस बार ये सब मामले सुलझाने के लिए यहाँ आए थे और फिर वापस चले जाएंगे। सालाना छुट्टी के बाद अभी बहुत समय है। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मिलने का समय हो गया है, लेकिन बिंगक्सू और मैंने दोनों पक्षों के माता पिता के बीच बैठक का जिक्र नहीं किया है। नहीं तो मैं बिंगक्सू से चर्चा करूंगा और फिर अपने ससुर और सास को बताऊंगा कि वे सुनिश्चित करें। हम एक समय में एक परिवार के रूप में एक साथ भोजन करेंगे। पिताजी सू ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, तुम बहुत विचारशील हो। हम आखिरकार पुरुष हैं, हमारे लिए इस मामले को सामने लाने की पहल करना बेहतर है, लेकिन विशिष्ट निर्णय बिंगक्सू के माता पिता पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें समय और स्थान तय करने दें। हमारे परिवार को सहयोग करने का अधिकार है। ठीक है, तो मैं अब बिंगक्सू से बात करूंगा। चिंता मत करो बेटा, हमें अभी भी तुमसे कुछ बात करनी है। कविता मल्होत्रा ने जल्दी से अपने बेटे को रोका। राघव मल्होत्रा ने रुककर पूछा, माँ क्या बात है? यह शादी की तैयारियों के बारे में है बेटा। हमारे परिवार में पुरुष होने के नाते हम बिंगक्सू की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तुम बिंगक्सू से पूछो उनके परिवार की क्या जरूरतें हैं, जैसे दहेज के तोहफे, 3 सोने के सिक्के और खुले पैसे। और शादी के विवरण के बारे में तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच एक बात तय है, और जब हम ससुराल वालों से मिलने वापस जाएंगे तो हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे जिससे दूसरे पक्ष को लगे कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने जब अपनी मां की बातें सुनी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनका क्या मतलब है। उसने अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख दिया और डैड सू के लिए कुछ पैसे जुटाने हेतु मोबाइल बैंक खोल लिया। पापा, अपना फोन तो देखो, राघव मल्होत्रा ने बात खत्म करते हुए कहा। नकद प्राप्त करने के लिए पढ़ना वीएक्स सार्वजनिक खाते का पालन करें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, आप पढ़ने के लिए नकद भी प्राप्त कर सकते हैं। पापा सू ने अपना मोबाइल फोन निकाला और देखा तो चौंक गए। उन्होंने आंखें खोली और कहा, बेटा क्या तुमने मुझे ये पैसे दिए हैं? खैर पापा, मम्मी, आपको शादी के विवरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पैसे ले लो और इसकी तैयारी करो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे बताओ। कविता मल्होत्रा को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने झुककर सू के पिता के मोबाइल फोन पर नजर डाली और जब उसने उस पर नंबर देखे तो वह दंग रह गई। 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। बेटा, तुमने अपने पापा को 10 मिलियन दिए? कविता मल्होत्रा आश्चर्य से चिल्लाए। पापा सू ने जल्दी से फोन लिया और बहुत गंभीरता से पूछा, बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से बेबसी से कहा, मम्मी पापा, आप हमेशा अपने बेटे को कम क्यों आंकते हैं? जब मैं इतना बड़ा घर और इतनी अच्छी कार खरीद सकता हूँ तो मैं अपने हाथ में थोड़ा बहुत पैसा रखने से खुद को नहीं रोक सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सू के पिता और सू की माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा और सू के पिता धीरे धीरे शांत हुए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ और मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो जाओगे। अरे तुम्हारी माँ और मैं इन सभी वर्षों में तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रहे हैं। पैसे मूल रूप से तुम्हारे लिए एक बहू से शादी करने के लिए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। चाहे वह घर खरीदना हो, कार खरीदना हो या बहू से शादी करना हो, हमारा पैसा तुम्हारे लिए बाल्टी में एक बूंद के समान है। पापा सू की आवाज में थोड़ी शर्म थी। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने लापरवाही से 10 मिलियन कहा। फिर ये सोचकर कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने इतने सालों तक कैसे बचत की थी, ये केवल कुछ 100,000 था। उन्होंने उस रात कसम भी खाई कि वे पैसे ले लेंगे अपने बेटे की मदद करते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा उनसे बहुत बेहतर है। राघव मल्होत्रा ने अपने पिता की भावनाओं को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, पापा मम्मी, आपने मुझे पाला है, क्या आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा ड्रैगन बने? अब जब आपका बेटा इतना अच्छा है तो आपको खुश होना चाहिए। अध्याय 120 दो माता पिता की मुलाकात की व्यवस्था। माँ सू ने जल्दी से डैड सू को फोन किया। डैड सू तुरंत जाग गए और फोन पर कहा, खुश, मेरा बेटा अब बहुत अच्छा है और तुम्हारी माँ और मैं बहुत खुश हैं। डैड ने नहीं सोचा कि हम माता पिता हैं और उन्होंने इसे तुम्हें नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राघव मल्होत्रा ने तुरंत कहा, बकवास, तुम मदद क्यों नहीं कर सकते? इतने दिनों से तुम व्यस्त हो, क्या तुम हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो? इसके अलावा माता पिता, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और उसे आर्थिक रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से इसकी आवश्यकता है। मेरे माता पिता भविष्य में हमारा और अधिक ख्याल रखेंगे। पापा मम्मी, इतना मत सोचो। मेरा बेटा आज जिस मुकाम पर है उसका कारण उसके माता पिता द्वारा बचपन से ही की गई शिक्षा है। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार है। ये पहली बार था जब राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता से ये गंदी बातें कहीं।
कल घर आने पर जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो शायद उसके मन में ये भावनाएं थीं। लेकिन ऐसा कहने के बाद वह और उसके माता पिता खुश होंगे। वहां मौजूद सू के पिता और सू की मां पहले से ही आंसू में डूबे हुए थे और सू की मां ने घुटी हुई आवाज में कहा, तुम बेवकूफ लड़के, तुम कितने बड़े हो और तुम अभी भी इतने चिपचिपे हो। ठीक है, जाओ और बिंगक्सू को हमारी मुलाकात के बारे में बताओ। खैर, तुम्हारे लिए पहले होटल बुक करना बेहतर है। मेरा बेटा अब होनहार है, हम अपने ससुराल वालों की उपेक्षा नहीं कर सकते, हमें सबसे अच्छा होटल बुक करना होगा। क्या तुम रात को खाना खाने के लिए वापस आ रहे हो? मैं तुम्हारे पापा के साथ बाद में खाना खरीदने जाऊंगा और शाम को तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। मासू ने रोते हुए फोन रख दिया। फोन रखते ही वह पापा सू की बाहों में गिर पड़ी और रोने लगी। बूढ़े सू, मैं बहुत खुश हूँ, हमारा बेटा अब न सिर्फ होनहार है बल्कि बहुत खुश भी है। वह बड़ा हो गया है और समझदार है। और उसने ये शब्द कहे, मैं सच में बहुत भावुक हो गई। पिताजी सू की आंखें भी लाल थीं। उन्होंने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि इस महीने मुझे अपने बेटे ने इतना झटका दिया कि मैंने पिछले कुछ दशकों के सभी झटकों का इस्तेमाल किया। मेरे बेटे ने पहले शादी की, मेरी एक पत्नी और जुड़वां बेटियां हैं। मुझे पता है कि मेचा कैसे बनाया जाता है। मैंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिया। मैंने एक सुपर आलीशान हवेली और एक सुपर आलीशान कार खरीदी और अब मैं हमें इतना पैसा दे रहा हूँ। ये ढेर का ढेर है, सीधे तौर पर तोड़ा गया। मैं थोड़ा सा टूट गया था। मासू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मेरे बेटे के पास भविष्य में हमें चौंकाने वाली और भी चीजें हैं। हम अपने बेटे के लिए एक बड़ा रीसेट करेंगे और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने देंगे। हाँ, पिताजी सू ने गंभीरता से सिर हिलाया। राघव मल्होत्रा ने फोन रख दिया और स्टडी रूम में वापस चले गए। इशिता मल्होत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी अभी खत्म हुई थी और वह आखिरकार उनसे बात कर पाए। पतिदेव, आप भी यहाँ क्यों हैं? अभी आप किससे बात कर रहे थे? राघव मल्होत्रा ने प्यार से कहा, आंटी और आंटी मैन बात करने चले गए हैं। अंकल और अंकल गो नीचे शतरंज खेल रहे हैं। मैं ठीक हूँ। जब मेरे माता पिता ने फ़ोन किया तो मैं ऊपर आया और उन्हें वापस बुलाया। नमस्कार दोस्तों, हमारे आधिकारिक अकाउंट पर हर दिन सोने और सिक्कों के लाल लिफाफे मिलेंगे। बस साल के अंत में अंतिम लाभ प्राप्त करने पर ध्यान दें। कृपया अवसर का लाभ उठाएं। क्या यह मेरे माता पिता का फ़ोन है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ की स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। क्या तुमने मेरे माता पिता को बताया है? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। खैर, ये खत्म हो गया, पिताजी ने कहा, क्योंकि अब हम सब ने एक दूसरे के माता पिता को देख लिया है। परिस्थिति भी ठीक है, तो हमें दोनों पक्षों के माता पिता की मुलाकात करानी चाहिए, फिर बैठकर अपनी शादी के बारे में अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा के सामने खड़े होकर कहा। जब शादी की बात आई तो इशिता मल्होत्रा थोड़ी शर्मा गई, सिर नीचे करके बोली, पतिदेव, आप ही इस मामले का फैसला कर लीजिए। जब आप फैसला कर लेंगे तो मैं जाकर अपने माता पिता को बता दूंगी। राघव मल्होत्रा ने उसकी कमर में हाथ डाला, उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हम ये कैसे कर सकते हैं? बीवी, हमारे परिवार में एक पुरुष होने के नाते हम अकेले यह नहीं कर सकते। मेरे माता पिता और मैंने अभी चर्चा की है, हम स्थान तय करेंगे और फिर समय आएगा। माता पिता और हम पहले जाएंगे, लेकिन समय सास ससुर पर निर्भर करता है। ऐसा समय निकालें जो उनके लिए सुविधाजनक हो। इशिता मल्होत्रा ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरे माता पिता मेरे परिवार के बारे में इतना सोचेंगे तो मेरे माता पिता जरूर खुश होंगे। फिर मैं अपने माता पिता से इस बारे में बात करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि समय क्या है। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, लेकिन तुरंत नहीं छोड़ा। इशिता मल्होत्रा ने निकलने की कोशिश की, लेकिन फंस गई और हिल नहीं पाई। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नीचे जाकर अपने माता पिता से मिलने का समय तय नहीं करना चाहते? चिंता मत करो बीवी, राघव मल्होत्रा ने धीमी आवाज में कहा। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे कर लिया और उनके खुले कान लाल हो गए। ये देखकर राघव मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीवी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे कान फिर से लाल क्यों हो गए हैं? मैंने पाया कि तुम्हारे विचार वाकई खतरनाक हैं। इशिता मल्होत्रा ने शर्मिंदगी से अपना सिर उठाया और राघव मल्होत्रा को घूरते हुए कहा, पतिदेव, आप सबसे पहले शिकायत करने वाले दुष्ट व्यक्ति हैं। जाहिर है यह आप ही हैं। मुझे पकड़ो और जाने नहीं दोगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। स्वाभाविक रूप से अभी भी कुछ कहना बाकी है। मैं गंभीर हूं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से गलत सोच रहे हैं। इशिता मल्होत्रा नाराज हो गईं और उन्हें धक्का देने के लिए आगे बढ़ीं। राघव मल्होत्रा ने जल्दी से मना लिया। ठीक है, गलत, मैं अब तुम्हें नहीं तंग करूंगा। गंभीर रहो पत्नी। जब आप अपने ससुर और सास से बात करें तो उन्हें मेरी और मेरे माता पिता की ज़रूरतों के बारे में बताने की कोशिश करें। समय कुछ दिनों तक चलना सबसे अच्छा है।
मूल रूप से ससुर और सास ने उन्हें सुविधा देने के लिए समय तय किया था, लेकिन मुझे डर है कि कोई समय सीमा नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारा पक्ष जानबूझकर देरी और उपेक्षा कर रहा है। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने इतना ध्यान से सोचा, इशिता मल्होत्रा के दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। उसने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझती हूँ। इशिता मल्होत्रा नीचे गई और अजय शर्मा को देखा जो एक मेचा पकड़े हुए था और मिस्टर गुप्ता से बात कर रहा था। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस समय डैड और अंकल गो को परेशान करना अनुचित था। इसलिए मैं अपनी माँ और आंटी मैन को ढूंढने के लिए धूप वाले कमरे में गया। माँ और आंटी मैन कुछ अजीब बात पर बात कर रहे थे। उन दोनों ने अपने सिर एक साथ रखे और धीमी आवाज में चर्चा करने के लिए अपनी आवाज कम कर ली। जब इशिता मल्होत्रा अंदर गई तो उसने स्पष्ट रूप से दूसरे बच्चे की आवाज सुनी। मजबूत क्षमता और इसी तरह की बातें। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया, वहां मौजूद दो महिलाओं को याद दिलाते हुए। माँ, आंटी मैन, ओह, यहाँ बर्फ और हिमपात आ रहा है। आंटी मैन ने तुरंत अपने पुराने दोस्त से खुद को दूर कर लिया। शालिनी शर्मा ने भी अपनी बेटी की तरफ थोड़ा शर्मिंदा होकर देखा। बिंगक्सू, तुम नीचे क्यों आए? क्या तुम ऊपर काम नहीं कर रही हो? वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लगता है पिताजी व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ। क्या बात है? शालिनी शर्मा और श्रीमती मनोरमा गुप्ता दोनों आ गईं। इशिता मल्होत्रा जानती थी कि आंटी मैन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने सीधे कहा, माँ, ये सही है। राघव मल्होत्रा के माता पिता कुछ दिन पहले झोंघाए आए थे जब उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चला, और अब वे घर पर रहते हैं। हम कल घर नहीं गए। खैर, उन्होंने आज स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें पता था कि राघव मल्होत्रा हमारे परिवार से काफी संतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने कहा, मैं परिवार के साथ भोजन करना चाहता हूँ। शालिनी शर्मा ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुई और बगल में बैठी आंटी मैन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, शालिनी शर्मा, बधाई हो। ऐसा लगता है कि आपके परिवार की शादी की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। शालिनी शर्मा अपनी बेटी को लेकर बोली, ठीक है, हम अपने ससुराल वालों से मिलकर खाना जरूर खाना चाहते हैं। क्या हमने समय और जगह तय कर ली है? इशिता मल्होत्रा ने कहा, स्थान मेरे पति द्वारा निर्धारित किया गया है। ये हमारे घर के नज़दीक है। ये समुदाय में होनकियाओ जिजियाओ होटल में है। समय अनिश्चित है। राघव मल्होत्रा के माता पिता ने आपके और पिताजी के लिए सुविधाजनक समय देखने के लिए कहा और आपको एक नियुक्ति करने दिया। अध्याय 121 अपने ससुराल वालों से मिलकर खुश हूँ। सबसे मजबूत पिता। शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। कोष्टक कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब लाओम ने ये सुना तो वह तुरंत उत्साहित होकर बोला, शालिनी शर्मा, आपके ससुराल वाले वाकई इस मुलाकात को काफी गंभीरता से लेते हैं। जिजियाओ में होनकियाओ होटल, यह विदेशी मेहमानों को प्राप्त करने की जगह है। समय भी आपकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। यह एक अच्छी व्यवस्था लगती है। आपके साथ घुलने मिलने वाले रिश्तेदार। शालिनी शर्मा बहुत खुश हैं। वह हर अच्छी जगह पर जा चुकी हैं, यहाँ तक कि सबसे महंगे रेस्तरां में भी। जिजियाओ होनकियाओ होटल ऐसी ही खासियत रखता है। वह सप्ताह के दिनों में समुदाय में रहती हैं और कई बार महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित कर चुकी हैं, लेकिन उनके दामाद के परिवार के पास ये दिल हो सकता है। वह अपने दिल की गहराई से खुश हैं। कहते हैं ससुराल वाले बेटी की कद्र करते हैं, पर दामाद बेटी की कद्र नहीं करता। चूंकि मेरे ससुराल वालों ने ऐसा कहा है, तो हम कल रात को ही फैसला करेंगे, और हम जियाओसू के माता पिता को हमेशा के लिए इंतजार नहीं करवा सकते, है न? तुम कल यहाँ सोए थे, और जियाओसू आज वापस जाने पर अपने माता पिता से जरूर बात करेगी, इसलिए कल रात उचित मैं तुम्हारे पिताजी से बाद में बात करूंगा। इशिता मल्होत्रा ने खुशी से सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर राघव मल्होत्रा से बात करूंगी और उसे अपने माता पिता को बताने दूंगी। ठीक है, चलो चलें। 1 मिनट रुको। श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने इशिता मल्होत्रा को पकड़ लिया, एक पल के लिए झिझकी और कहा, बिंगक्सू, यहाँ तुम्हारी प्रगति बुरी नहीं है। शादी की तारीख जल्द ही तय होनी चाहिए। क्या तुमने हाल ही में हमारे परिवार युक्सिन से संपर्क किया है? इशिता मल्होत्रा जानती थी कि आंटी मैन क्या कहना चाहते थे। माता पिता के रूप में वे अपने बच्चों के बारे में सबसे अधिक चिंतित होते हैं। उसने सिर हिलाया और कहा, आंटी, युक्सिन और मैं लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। उसे पता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि वह उस समय वापस आएगी और वह आधे साल तक मेरी सेवा करेगी। आंटी मैन ने उत्साह से सिर हिलाया, ठीक है, ये बढ़िया है। मेरे परिवार की यह बदबूदार लड़की 1 साल से ज्यादा समय से गायब है और मुझे नहीं पता कि वह मुझसे और उसके पिता से मिलने कैसे वापस आएगी। बिंगक्सू, अगर तुम आज़ाद हो तो आंटी को उसे मनाने में मदद करो। वह बहुत छोटी नहीं है। अब तुम शादीशुदा हो, बच्चा 3 साल का है और वह अभी भी इस तरह बाहर घूम रही है।
उसके पिता और मैं चिंतित हैं, भले ही वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता और मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। हम सिर्फ यह नहीं चाहते थे कि वह विदेश में अकेली रहे, और हम उसे आमने सामने भी नहीं देख सकते थे। इशिता मल्होत्रा ने आंटी मनमन की बाह को धीरे से थपथपाया और सांत्वना दी। आंटी, उदास मत होइए, इस बार युक्सिन वापस आ गई है। मैं उसे अच्छे से बताने में आपकी मदद करूंगी। वास्तव में युक्सिन को भी आपकी याद आती है, बस वह कुछ निर्णय आपके और चाचा के विचारों से अलग हो सकते हैं, इसलिए मुझे साथ रहने में डर लग रहा है और संघर्ष होंगे। लाओम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है, अगर मेरा परिवार युक्सिन आपकी आधी आज्ञाकारी हो सकती है, तो उसके पिता और मैं उसे इतना नियंत्रित नहीं करेंगे। हमें डर है कि जब वह छोटी होगी तो वह अदम्य होगी, और भविष्य में वह बुरी हो जाएगी। आपका दिन खराब हो। इशिता मल्होत्रा मुस्कुराई। उसने अपनी छाती थपथपाए और कहा, आंटी, बस आराम करो। युक्सिन और मैं बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, और हम 80 साल की उम्र में भी अच्छे दोस्त हैं। वास्तव में वह इस तरह आगे बढ़ने में सक्षम है क्योंकि आप और आपके चाचा ही हैं जो ऐसा करते हैं। समर्थन, कई बार आपसी समझ है। इशिता मल्होत्रा की बातें सुनकर मिसेज मनोरमा गुप्ता के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है आंटी जोशीस्टेन, इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो यक्सिन से अच्छी बातचीत जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर जाऊंगा और हम रात के खाने के बाद बात करेंगे। दोनों माताओं ने इशिता मल्होत्रा को जाते हुए देखा और लाओम ने कहा, शालिनी शर्मा, मैंने पाया कि आपकी बिंगक्सू वास्तव में बड़ी हो गई है। ये बच्चा बचपन से ही परिपक्व है, लेकिन वह पहले हमेशा बात करने में थोड़ा संकोच करता था, लेकिन इस बार वह बहुत बदल गई है, और यह पहली बार है जब मैंने उसे इतना कुछ कहते हुए सुना है। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी की पीठ की ओर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैंने भी पाया कि इस बार मेरी बेटी की वापसी बहुत अलग है। कल उसने वास्तव में मुझे अपने दिल की बहुत सारी बातें बताईं। यह शायद प्यार की शक्ति है। दामाद का योगदान छोटा नहीं है। हाँ, मैं पहले अपने बूढ़े पिता के पास जाऊंगी और उन्हें अपने ससुराल वालों से मिलने की खुशखबरी सुनाऊंगी। क्या तुम यहाँ फूलों का आनंद लेने के लिए रुकोगी या अपने बूढ़े पिता के यहाँ जाओगी? शालिनी शर्मा लाओमान को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति नहीं मानती हैं, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत पुराना है। भले ही आज श्रीमती मनोरमा गुप्ता और श्री गुप्ता मेहमान हो, लेकिन उन्हें मेजबान के रूप में अकेले जाने पर मेहमानों के नाराज होने का डर नहीं है। श्रीमती मनोरमा गुप्ता जी शालिनी शर्मा के कदम से कदम मिलाते हुए हमारे श्री गुप्ता जी के पास गई, और आपके दामाद जी के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर मेरा दिल दुख रहा है। मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे श्री गुप्ता जी से बात करनी है। वे दोनों साथ साथ बाहर गए। लिविंग रूम में अजय शर्मा और मिस्टर गुप्ता पहले से ही दो सोफे से दूसरे सोफे पर कंधे से कंधा मिलाकर, सिर से सिर मिलाकर बैठ चुके थे और उनके हाथों में एक बच्चे जैसा मेचा था। मॉडल, हमने बातचीत करके बहुत अच्छा समय बिताया। शालिनी शर्मा को एक नज़र में ही पता चल गया कि बूढ़ा आदमी अपने दामाद द्वारा दिए गए उपहार का दिखावा कर रहा था। अजय शर्मा, बाद में मिस्टर गुप्ता से बात करना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ चलो। अजय शर्मा जोश में बोल रहे थे और असंतुष्ट होकर सिर घुमाते हुए बोले, क्या कुछ ऐसा है जो मैं बाद में न कह सकूं? मैं मिस्टर गुप्ता से बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। शालिनी शर्मा ने अपना सिर हिलाया और लाओम उसके बगल में मुस्कुराया। ओल्ड ज्ञान, मुझे लगता है कि आपको शालिनी शर्मा के साथ जाना चाहिए। आखिरकार यह एक बड़ी खुशी की घटना है। अजय शर्मा ने जब यह बड़ी खुशखबरी सुनी तो उन्होंने अपना सिर घुमाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनका चेहरा आड़ू के फूल जैसा था। पहली नज़र में तो यह अच्छी बात लगी। पिछले 2 दिनों की घटनाओं के बारे में सोचते हुए अजय शर्मा को तुरंत समझ आ गया कि इस सुखद घटना का कुछ संबंध उनकी बेटी और दामाद से अवश्य है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को उनकी पत्नी को खोजने के लिए नीचे जाते देखा था। वह जल्दी से उठे और जाने से पहले श्री गुप्ता के हाथ से मेचा वापस ले लिया और उसे सावधानी से डिब्बे में वापस रख दिया। बूढ़े गो, थोड़ी देर बैठो और हम बाद में बात करेंगे। गुप्ता जी ने सिर उठाया। अरे अजय शर्मा, तुम जाते ही जाओ, अपना सामान मेरे पास छोड़ जाओ, मैं अच्छे से देख लूंगा। अजय शर्मा मुस्कुराए और डिब्बे को अपनी बाहों में ले लिया। माफ करना गुप्ता जी, ये बच्चा है, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसे यहाँ रखने की चिंता मत कीजिए। आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अपने बच्चे को लेकर शालिनी शर्मा के साथ कमरे में चले गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद शालिनी शर्मा ने देखा कि वह पहले खजाने का डिब्बा रखने जा रहा था और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। अजय शर्मा, आपको डर नहीं है कि मिस्टर गुप्ता आप पर हंसेंगे, इसलिए आपको वह उपहार पसंद आया जो आपके दामाद ने आपको दिया था? अजय शर्मा ने अहंकार से कहा। वह हंसना नहीं जानता, ईर्ष्या करने में उसे बहुत देर हो गई है।
मुझे बताओ बड़ी खुशी की घटना क्या है। शालिनी शर्मा खुश हो गई, पास आई और बोली, अजय शर्मा, मेरी बेटी अभी आई और बोली कि मेरे ससुराल वाले हमसे मिलना चाहते हैं और साथ में खाना खाना चाहते हैं। अजय शर्मा की आंखें चमक उठीं और वे आश्चर्य से बोले, ठीक है। दोनों बच्चों के विवाह के लाइसेंस मिल गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी विवाह कर लेना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने ससुराल वालों से मिलना है। खैर, मेरे ससुराल वाले भी शायद ऐसा ही सोचते होंगे। उन्होंने जगह तय कर ली है और यह पश्चिमी उपनगरों में होनकियाओ होटल के ठीक बगल में है। समय ने कहा, चलो कोई ऐसी जगह तय करते हैं जो हमें सुविधाजनक लगे। मैं इसे कल रात 6 बजे के लिए तय कर दूंगी। कोई दिक्कत तो नहीं? शालिनी शर्मा ने कहा।